क्लास 9 चैप्टर थर्ड का नेम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। एटम्स को हिंदी में हम लोग परमाणु बोलते हैं एंड मॉलिक्यूल्स को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। तो देखिए जो एटम की डिफिनीशन है वो ये है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट, मतलब किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्ट है उसे आप क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। मतलब जैसे हम सपोज करते हैं कि हमारे पास यहाँ एलिमेंट जो है सोडियम है, ये एलिमेंट है। तो एलिमेंट की डिफिनीशन होती है वन काइंड ऑफ एटम, मतलब एक ही जैसे एटम से मिलके जो बनता है उसे एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एलिमेंट। हिंदी में तत्व बोलते हैं। मतलब एक ही जैसे एटम से मिलकर बने हुए सबस्टेंस को, पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, तत्व बोलते हैं, जिसे हम जो है डिवाइड नहीं कर सकते सिंपलर सबस्टेंस में, उसे हम तत्व बोलते हैं, मतलब एलिमेंट। अब एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्ट होगा, मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज क्या, एटम। एटम हम किसको बोलेंगे, जो इसका सबसे छोटा पार्ट होगा। अच्छा पहले हमने ये बोला कि जो एलिमेंट है वो किसको बोलते हैं, एक ही जैसे एटम से मिलके बना हो, मतलब इसमें बहुत सारे एटम होंगे लेकिन एक ही जैसे है, मतलब सोडियम ही होंगे। तो जो सोडियम इसका क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट, उसे ही हम क्या बोलेंगे, एटम। तो एटम की सिंपल डिफिनीशन, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज क्या, एटम। अब इधर आइए, देखिए यहाँ पे राइट है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की डिफिनीशन होती है ग्रुप ऑफ एटम। क्या होती है, ग्रुप ऑफ एटम। मतलब यदि हम एटम को कंबाइन कर दें, एटम को क्या कर दें, कंबाइन कर दें, तो वो उसे हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। तो जैसे आप देखिए यहाँ पे H+H हमने लिखा, 2 हाइड्रोजन के एटम है ना, तो ये आपस में जब कंबाइन हो गए तो क्या बनेगा, H2 मॉलिक्यूल। क्या बनेगा, H2 मॉलिक्यूल। अब जैसे मान लीजिए यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, तो यहां जब इनको कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, O3। ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल। तो एटम एंड मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है कि एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एन एलिमेंट, और मॉलिक्यूल क्या है कि ग्रुप ऑफ एटम है। अच्छा आपको यहाँ सिमिलर एटम दिख रहे हैं। अब जैसे हेटेरो एटम हम ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन प्लस क्या आप कर दीजिए ऑक्सीजन, तो आपका वाटर बन जाएगा। तो ये वाटर क्या है, एक मॉलिक्यूल है जिसमें डिफरेंट एटम हो गए, एक हाइड्रोजन का हो गया और सेकंड किसका है, ऑक्सीजन का, उसे हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। तो सिंपल डिफिनीशन, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटम, और ग्रुप ऑफ एटम को आप क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। मतलब एटम सिंगल होगा, एटम कैसा होगा, सिंगल होगा, लेकिन मॉलिक्यूल सिंगल नहीं हो सकता, उसमें मिनिमम जो है 2 एटम होंगे। सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। फादर ऑफ एटम जो है आपके बुक के अकॉर्डिंग जॉन डाल्टन है। कौन है, जॉन डाल्टन। इन्हें बोला जाता है, ये फादर ऑफ क्या है, एटम है। जॉन डाल्टन जो है फादर ऑफ एटम है। इन्होंने 1803 या किसी किसी बुक में 1808 राइट है, डाल्टन्स का एक एटॉमिक थ्योरी दिया है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी स्टडी करने से पहले हम लोग स्टडी करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ क्या, केमिकल कॉम्बिनेशन। अब देखिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है। तो इसमें फर्स्ट लॉ गिवन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देखिए हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हिंदी में हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो देखिए इसे गिवन किसने किया था, उस साइंटिस्ट का नाम था एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर। जो एंटोनी लेवोजियर हैं ये फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं। क्या है, फादर ऑफ केमिस्ट्री है, मतलब केमिस्ट्री के जनक जो है वो एंटोनी लेवोजियर को बोला जाता है।
तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है इज गिवन बाय एंटनी लेवाजियर। अब इनका स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट का मतलब है कथन। तो देखिए इनका जो स्टेटमेंट था वो ये है, मास इज नाइदर बी क्रिएटेड, मास इज नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। मास जो है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, मास जो है ना ही क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा इन ए केमिकल रिएक्शन में। तो देखिए मास जो है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, तो हिंदी में आप ये कहेंगे जो द्रव्यमान है वो रासायनिक अभिक्रिया में ना ही डिस्ट्रॉय होगा और ना ही क्रिएट होगा, मतलब ना ही उन्हें हम बना सकते हैं ना ही बिगाड़ सकते हैं। अब देखिए हम लोग प्रूफ करेंगे, ऐसा कैसे? तो उसके लिए आप जाएंगे इंटेक्स क्वेश्चन में। कौन से क्वेश्चन में जाएंगे? इंटेक्स का जो है फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 3rd चैप्टर में। तो जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो आपका ये लॉ जो है प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इंटेक्स का जब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें राइट है, देखिए क्वेश्चन में राइट है इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट react with 6 ग्राम of acetic acid। आगे the 2.2 ग्राम of कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.9 ग्राम of वाटर। देखिए ध्यान से, अब ध्यान से देखिएगा, लॉ का स्टेटमेंट ये है कि मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। इंटेक्स क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि जो चैप्टर के बीच में क्वेश्चन दिए होते हैं, तो आप जैसे ही पेज टर्न करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यही मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे राइट है मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। मास ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है केमिकल रिएक्शन में। तो पहला काम यह है कि हम केमिकल रिएक्शन समझ पाए। तो आर्यन लुक एट योर ब्लैक बोर्ड, मतलब स्मार्ट बोर्ड। तो देखिए ध्यान से, हमने आर लिखा, यहां हमने एरो साइन लगाया, यहां हमने प्रोडक्ट लिखा। ठीक है, अब देखिए आर का मतलब होता है रिएक्टेंट। क्या मतलब होता है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मतलब है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जो केमिकल रिएक्शन है उसमें पार्टिसिपेट करता है। और पी का मतलब होता है प्रोडक्ट। अब जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, गाय आप जानते हैं, गाय खाना खाती है ना, तो गाय ने क्या खाया? खाना, घास मतलब ग्रास आपने लिखा। ठीक है, गाय को क्या मिला? जब ये आपस में रिएक्शन करेगा, जब वो ग्रास खाएगी बॉडी के अंदर जाएगा तो वहां रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा तो उसे पहले एनर्जी मिलेगा, साथ में क्या वो काऊ डंक देगी। क्या देगी? काऊ डंक मतलब गोबर। तो देखिए ध्यान से, घास हमने खाया, मतलब गाय ने खाया, मैंने नहीं खाया। तो गाय या भैंस ने घास खाया तो एनर्जी मिलती है ना, मतलब हम खाना खाते तो हमें एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी एक मिला तो एक प्रोडक्ट ये हुआ, साथ में डंक्स मिला। डंक्स का मतलब है गोबर का, तो मतलब यहाँ पे काऊ डंक्स जिसको बोलते हैं, तो गोबर जो हमें मिलता है वो प्रोडक्ट है। वो सब क्या है? प्रोडक्ट है। मतलब एक एनर्जी हो गया ये मेन प्रोडक्ट, और डंक्स जो साथ में निकल रहा है वो बाई प्रोडक्ट है। क्या है? बाई प्रोडक्ट। ऐसे ही जैसे आप लैब में देखे होंगे कि हम कोई चीजें ऐड करते हैं बीकर में, फिर आप देखते हैं कि रिएक्शन कुछ दूसरा दिखता है, कलर बदल जाता है, तो वो क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे, तो रिएक्टेंट का मतलब है हिंदी में अभिकारक, जो रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। पी का मतलब है प्रोडक्ट, जो रिएक्शन करने के बाद देता है। तो जैसे आप ऐसे समझिए कि लाइट आपने लिया कहीं से, लाइट आ गई आपके यहाँ, तो आपके यहाँ लाइट आ गई तो आप स्विच ऑन करते हैं तो ऑन होता है ना, मतलब लाइट आपको दिखता है। मतलब लाइट दिखने का मतलब है कि आपको जो है वहां अंधेरा नहीं दिखता।
तो वो प्रोडक्ट हो गया, ऐसा आप कह सकते हैं। तो देखिए अब जैसे यहाँ पे राइट है इन रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ Na2CO3, तो देखिए यहाँ पे राइट है कि सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और प्लस लिखा है एसिटिक एसिड, क्या लिखा है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ये आपस में जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, तो यहां पे राइट करेंगे सोडियम एसीटेट, क्या बनता है, सोडियम एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या, वाटर। अब देखिए ध्यान से, यहां क्वेश्चन थोड़ा सा मिस हो गया है। यहां पे जब ये रिएक्ट करता है तो 8.2 ग्राम जो है क्या बनता है, सोडियम एसीटेट, ठीक है। तो अब हमको इरेज करने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट जो है कितने ग्राम है, यहां दिया है 5.3 ग्राम, एसिटिक एसिड कितना है, 6 ग्राम, सोडियम एसीटेट कितना बन रहा है, सोडियम एसीटेट का मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं, CH3COONA, कितना बन रहा है, 8.2 ग्राम। तो 8.2 ग्राम हमने लिखा, ये सोडियम एसीटेट। कार्बन डाइऑक्साइड कितना लिखा है, 2.2 ग्राम, वाटर कितना है, 0.9 ग्राम, ठीक है। हमने इतना लिया है और इतना बन रहा है, तो जितना लिया है वो रिएक्टेंट है, जो बन रहा है वो क्या है, प्रोडक्ट है। तो देखिए हमने ये दिया था, तो यहां पे राइट करेंगे, देखिए टोटल मास बताइए कितना हुआ, 5.3 प्लस 6 ग्राम, और उधर भी टोटल कर लीजिए, 8.2 प्लस 2.2 प्लस कितना, 0.9, सम करिए कितना होगा बताइए, 5.3 प्लस 6 है तो कितना होगा, 11.3 ग्राम। इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 2 4 9 4 13, तो 3 हो गया, ठीक है। 8 2 कितना, 10, और 1 कैरी आया था मतलब हासिल, तो कितना हो गया, 11.3 ग्राम। तो देखिए यहां पे आप राइट करेंगे टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ क्या, प्रोडक्ट, मतलब जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही टोटल मास किसका है, प्रोडक्ट का है, ठीक है। जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही क्या है, प्रोडक्ट का। तो ये प्रूफ हो गया ना कि मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, मतलब मास जो है ना ही क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा। अब ऐसे आप समझिए कि हमने यहाँ सोडियम कार्बोनेट कितने ग्राम लिया था, 5.3 ग्राम, एसिटिक एसिड उसमें हमने मिलाया 6 ग्राम, टोटल हो गया 11.3 ग्राम। जब ये आपस में रिएक्शन किया तो बना प्रोडक्ट सोडियम एसीटेट 8.2 ग्राम और 2.2 ग्राम जो है कार्बन डाइऑक्साइड, एंड वाटर जो है कितना बना, 0.9 ग्राम। तो टोटल जब हम इसका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11.3 ग्राम। तो देखिए 11.3 ग्राम रिएक्टेंट भी है और 11.3 ग्राम क्या है, प्रोडक्ट भी। तो इसका मतलब है मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में मास ना ही क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है, बन जाना चाहिए। एक एग्जांपल हम लोग अपने से करेंगे, तो देखिए ध्यान से। अब हमने यहां पे जैसे राइट किया 44 16 ग्राम मेथेन, जैसे हमने राइट किया 16 ग्राम मेथेन रिएक्ट 32 ग्राम ऑक्सीजन, किससे रिएक्ट कर रहा है, 16 ग्राम मेथेन रिएक्ट विथ 32 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। टू फॉर्म्ड
44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 18 ग्राम, तो देखिए यहां पे राइट करेंगे 16 ग्राम मेथेन रिएक्ट विथ 64 ग्राम O2, 64 ग्राम O2 to formed 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 36 ग्राम वाटर। अब देखिए रिएक्शन, देखिए ध्यान से। अब हम इसको टेस्ट ट्यूब में बना के भी देख लेते हैं। ये हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, मान लेते हैं आर्यन एक स्टूडेंट है हमारा, ये लैब गया केमिस्ट्री लैब, ठीक है। इसको मैम ने दिया क्या, 16 ग्राम मेथेन, मेथेन का फार्मूला होता है CH4, 16 ग्राम मेथेन दिया और मैम ने कहा कि इसे बर्न करना है, इसे बर्न करना है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन गैस पास हुई है वो ऑक्सीजन गैस कितनी है, तो वहां पे हमने राइट किया है 64 ग्राम, ठीक है। तो अब रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे प्रोडक्ट बनेगा ना, ये रिएक्शन हो गई, हम हीट किए तो रिएक्शन हुई, तो यहाँ प्रोडक्ट जो बन रहा है तो इसमें दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक बन रहा है वाटर और एक बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 44 ग्राम है एंड वाटर कितना है, 36 है। इतना समझ गए। अब हम रिएक्शन लिख के समझेंगे। तो हमने लिया क्या, एक्चुअल में हमने लिया था मीथेन CH4 प्लस क्या, ऑक्सीजन, और ये देता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या, वाटर। इसको बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने का मतलब है जितने एटम इधर होंगे उतने ही वहां होने चाहिए, या उतने वहां है इतने यहां भी होने चाहिए। यहां देखिए हाइड्रोजन कितना है, 4 है, उस साइड देखिए कितने हैं, 2 है, तो 4 करना है तो आगे क्या करना पड़ेगा, 2, ठीक है इतना। अब इधर देखिए ऑक्सीजन, देखिए 2 यहां है, 2 यहां है, यहाँ 2 हो गया, यहाँ भी 2, 4 हो गया, यहाँ कितना है 2, तो 4 करना है तो क्या करेंगे, 2 लिख देंगे, हो जाएगा 4। अब इसका हम लोग क्या रख देंगे, जो यहाँ पे मास है, ये 16 ग्राम था, ये 64 है, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 44 ग्राम है, और ये कितना बोल रहा है, 36 ग्राम है। टोटल आप इसका सम करिए, देखिए कितना होता है, 6 4 कितना हो गया, 0 6 6 4 10 हुआ, 0 6 4 6 1 7 और 80 ग्राम। इधर करिए कितना हो गया, 4 6 कितना 10, 0 4 3 7 1 कितना 80। तो देखिए 80 ग्राम इधर भी है, 80 ग्राम इधर भी है, तो इसका मतलब है कि मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। मतलब मास ना ही क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा केमिकल रिएक्शन में। अब हम लोग सेकंड लॉ में चलेंगे, ठीक है। तो देखिए सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ध्यान से देखिएगा, लॉ ऑफ क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। तो देखिए इस लॉ को जो गिवन किए हैं साइंटिस्ट, उनका नेम है जोसेफ प्राउस्ट। क्या नेम है, जोसेफ प्राउस्ट। तो इनका जो स्टेटमेंट है वो ये है, इन अ केमिकल सबस्टेंस, इन अ केमिकल सबस्टेंस, इन अ केमिकल सबस्टेंस the elements are always present in definite proportion by mass, are present in definite proportion by mass। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है कि इन केमिकल सबस्टेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास।
तो देखिए केमिकल सब्सटेंस का क्या मतलब है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, इधर यहाँ क्या राइट है, H2O, क्या राइट है, H2O, ठीक है। हम अलग अलग लिख लेते हैं, यहाँ हमने H लिखा, यहाँ क्या लिखा, ऑक्सीजन लिखा। H का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, कितना होता है, 1। नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2 हैं, कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, नंबर ऑफ एटम कितना है, 1। 2 1 जा 2, 16 1 जा 16, डिवाइड करोगे 2 1 जा 2 8 जा, तो 1 रेशियो कितना आ गया, 8। तो मतलब वाटर कहीं पे भी राइट है, तो इसका मतलब है कि 1:8 ही होगा। मतलब 1, यदि 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन कितने ग्राम होगा, 8 ग्राम। मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। यदि उससे ज्यादा कम हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा, यदि इधर बढ़ेगा तो उधर भी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे राइट है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 8 ग्राम ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, वाटर बनाता है, ठीक है। व्हेन 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन react how many gram of oxygen to formed वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने ग्राम जो है हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिखिएगा, आपको मालूम है लिखा है 1 ग्राम है तो 8 ग्राम चाहिए, तब वाटर बनता है। अब ये 3 ग्राम हो गया, तो पूछा है कि ऑक्सीजन कितना होना चाहिए। भाई 1 का जब ये 3 हुआ तो 8 का भी 3 होगा ना, तो 8 3 जा कितना हो जाएगा, 24, कितना हो जाएगा, 24। तब जाके आपका क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तब क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो मतलब आप ये बताएंगे कि यदि 1:8 है, मतलब जो स्टेटमेंट है वो ये है कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस है तो इसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो बाई डिफिनिट प्रोपोर्शन बाई क्या है, मास है। उसका मास जो है फिक्स है इसमें। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को देखिए, यहाँ पे देखिए कार्बन का रेशियो कितना है, मतलब मास कितना होता है, एटॉमिक मास देखेंगे कार्बन का, तो देखिए कार्बन का होता है 12, नंबर ऑफ एटम 1 है तो उतना ही रहेगा। ऑक्सीजन का होता है 16, नंबर ऑफ एटम कितने, 2, तो 12 रेशियो कितना हो गया, 32। 12 1 तो 4 3 जा 4, कितना 8 सा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशियो है वो कितना है, 3:8। मतलब 3 ग्राम कार्बन होगा तो 8 ग्राम क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। मतलब ये 3 मोल है तो 8 मोल हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर लेते हैं। तो आप देखेंगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो सेकंड गिवन है वो इससे रिलेटेड है। तो देखिए उसमें ये राइट है, आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें राइट है कि 3 ग्राम कार्बन रिएक्ट विथ 8 ग्राम ऑक्सीजन टू फॉर्म्ड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कितने ग्राम बनाता है ये, 11 ग्राम। फिर इसके बाद इसमें राइट है कि 3 ग्राम कार्बन रिएक्ट विथ 50 ग्राम ऑफ, ऐसे क्वेश्चन में राइट है व्हाट विल मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन 3 ग्राम कार्बन रिएक्ट विथ 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब आपको ये बताना है कि यदि कार्बन 3 ही ग्राम रहे और 50 ग्राम ऑक्सीजन हो जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा। तो देखिए ध्यान से, यहां हमने कार्बन लिखा और यहां हमने लिखा ऑक्सीजन, ये आपस में रिएक्ट किए तो क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का मास जो है बेटा बता रहा है कि ये कितने ग्राम है, 3 ग्राम, और ये कितने ग्राम है, 8 ग्राम। बनता कितना है, 11 ग्राम, ठीक है इतना। फिर ये बोलता है कि कार्बन और ऑक्सीजन फिर से रिएक्ट कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मास चेंज कर दिया है। इसको कह दिया कि ये 3 ग्राम है और ये 50 ग्राम है।
तो पूछा है कि व्हाट विल बी मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये 50 ग्राम है, तो आप यहाँ 50 लिखेंगे। अब ये पूछा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा, तो बताइए कितना होगा। देखिए, इस लॉ को पढ़ने का मतलब ये है कि हम ये समझ पाए कि जो भी कंपाउंड है उसमें एलिमेंट का रेशियो फिक्स है। यदि ये 3 है तो ये तो 8 ही चाहिए ना, हमें 50 नहीं चाहिए, कितना चाहिए, 8 चाहिए। मतलब ये 3 8 से रिएक्ट करेगा, इससे ज्यादा रिएक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये 3 ही है। तो 3 8 से जब रिएक्ट करेगा तो ये कितने ग्राम बनाएगा, 11। तो कितने ग्राम बच जाएगा ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन के पास 50 है, हमें चाहिए कितना, 8 चाहिए। तो 8 50 में निकाल दीजिए तो कितना होगा, 42 ग्राम अनचेंज रहेगा, अनरिएक्ट रहेगा, अनरिएक्ट रहेगा। क्यों अनरिएक्ट रहेगा, क्योंकि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि ये यहाँ पे लिखा है कि 3 ग्राम 8 ग्राम से रिएक्ट करता है तो 11 बनाता है, तो 3 ही ग्राम है ये, और ये बढ़ा दिया 50 कर दिया, तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, 8 ही केस तक है ना, तो 3 8 से ही रिएक्ट करेगा, बाकी वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो जिसको रिएक्ट नहीं कर पाएगा वो अनरिएक्ट रहेगा। तो 42 ग्राम ऑक्सीजन अनरिएक्ट होगा और 11 ग्राम जो है कार्बन डाइऑक्साइड आपका बनेगा। यदि ये ज्यादा होता तो फिर आपका रिएक्ट करता कुछ, लेकिन ये है तो 3 ग्राम, तो जो रेशियो हमने अभी पढ़ा है वो 3 रेशियो कितना है, 8 का है, तो ये 3 है तो यहाँ 8 ही चाहिए, 8 से ज्यादा होगा तो वो नहीं कर पाएगा। तो ये था आपका क्या, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन।